बिल्किस बानो गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषियों की रिहाई का आदेश किया निरस्त, 11 दोषियों को मिली थी राहत। अयोध्या में आज से राम उत्सव की शुरुआत, 24 मार्च तक चलेगी रामकथा, देश भर के 35,000 कलाकार होंगे शामिल। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र, बोली सपा से अपनी जान को बताया खतरा, पार्टी दफ्तर बदलने की मांग। लखनऊ में अवैध निर्माण पर होगी कार्रवाई, नगर निगम और रेरा मिलकर रोकेंगे अवैध निर्माण, प्रॉपर्टी डीलरों पर कसेगा शिकंजा। कड़ाके की ठंड में रैन बसेरों का बुरा हाल, देवरिया में खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे मजदूर, नगरपालिका बना मूक दर्शक। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक बड़े फैसले में गुजरात दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों को सजा में छूट देने वाले गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। बता दें कि साल 2022 के अगस्त महीने में बिल्किस बानो गैंगरेप केस में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए कहा, कोर्ट का मानना है राज्य में जहां किसी अपराधी का मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह दोषियों की माफी याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम है, लेकिन दोषियों की सजा माफी का आदेश पारित करने के लिए गुजरात राज्य सक्षम नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार सक्षम है। बता दें, मुंबई की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 21 जनवरी 2008 को सभी 11 दोषियों को बिल्किस बानो के गैंगरेप और परिवार के साथ सदस्यों की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले को बंबई हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने माने कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी जा रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने इन दिनों दीपावली से भी बड़ा दिन बताया। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, राम सबके हैं, राम विश्व के आधारभूत हैं और जातिवाद के लिए राम मंदिर नहीं हो रहा, बल्कि राम भक्तों की आस्था के लिए राम मंदिर बन रहा है। ये आज तक की समस्त सनातनियों की, हिंदुओं की सबसे बड़ी विजय है, सबसे बड़ी जीत है। यह उत्सव दीपावली से बहुत ज्यादा खास है। निश्चित ही कोई ऐसा अभागा होगा जिसको इस दिन का इंतजार ना हो। हमको तो है, राम भक्तों को भी है। केवल भारतीय को नहीं, भारतीय मूल के लोग जितने भी अन्य देशों में रहने वाले लोग हैं उनको भी है। तो जो है, हमारा यही कहना है कि उस दिन दीपावली मनावे और उत्सव का उत्साह पूछो मत। प्रेम अत्यधिक होता है तो वाणी कम बोलती, आंखें ज्यादा बोलती हैं। ठुमका लगाने को जी चाहता है, अयोध्या जी जाने को जी चाहता है। एक चीज और है जो विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री जी और जो उनकी पार्टी है वो भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति कर रही है, उनके नाम का इस्तेमाल कर रही है। आपको क्या लगता है? राम राजनीति का विषय नहीं है। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। भारत के लोग जगे हुए हैं, वोट अपनी मति अनुसार दें, राष्ट्र हित में दें। भारत विश्व गुरु कैसे बने, भारत का विकास कैसे हो, अपने अनुसार दें। राम राजनीति का विषय नहीं है। राम की स्वयं की नीति है मर्यादा, राम की स्वयं की नीति है एकता, अखंडता, संप्रभुता, और राम जी की स्वयं की नीति है विश्व में शांति। तो जो राजनीति की बात कर रहे हैं, अगर कोई रोटियां सेक रहा, ये मूर्खता है। अभी आपने जिक्र किया था शुरुआत में कि सनातनियों की सबसे बड़ी ये जीत है। 2 मामले अभी और कोर्ट में है जिसको लेकर के भी संघर्ष जारी है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? राय क्या, सिद्ध है कि ज्ञानवापी में शंकर है, कृष्ण जन्मभूमि कन्हैया की। अब उसमें राय की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। न्यायालय है इस देश में, न्याय प्रणाली है, और वर्तमान में मिल रही एसआई की रिसर्च में जो सबूत है, उससे यह निश्चित हो रहा है कि वहां पर सनातनियों का ही
प्रभुत्व रहा, सनातनियों का ही मंदिर है, किसी अन्य मजहबियों का नहीं। इस देश में मोहम्मद गौरी, अकबर, बाबर, इन्होंने आक्रमण करके हमारे देश के मंदिरों पर जो कुठाराघात किया, उसके घाव वर्तमान में भरे जा रहे हैं। भगवान की कृपा से स्वर्णिम काल है सनातनियों के लिए, हिंदुओं के जागरण के लिए। ये आज तक की समस्त सनातनियों की। अयोध्या से नैमिषारण्य के 30 संतों को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आमंत्रित किया गया। निमंत्रण को विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय पद अधिकारी नैमिषारण्य लेकर पहुंचे और साधु संतों को निमंत्रण बांटे। वहीं नारदानंद आश्रम के महंत देवेंद्र आनंद बताते हैं, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि 500 वर्षों बाद ये अवसर आया है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का एक अवसर मेरे जीवन में प्राप्त हुआ है। यह मेरे लिए परम प्रसन्नता का विषय है और एक ऐतिहासिक क्षण है। इसमें हमारे पूर्वाचार्यों का कुछ गुरुदेव भगवान स्वामी नारदानंद महाराज से लेकर के आज तक सभी लोगों ने योगदान किया है और उस परंपरा का निर्वाह करते हुए इस पीठ के लिए, नैमिष व्यास पीठ के लिए निमंत्रण प्राप्त हुआ है। हम इसमें सहर्ष उपस्थित होंगे। और रह गई बात इस राम जन्मभूमि न्यास की, यह अवसर जो है 500 वर्षों में अनवरत हिंदुओं के संघर्ष का और लगभग राजाओं, रानियों, बैरागी संतों सबके तलवारों के साथ युद्ध करने का मुगलों के साथ एक ऐतिहासिक क्षण रहा है, जिसमें 72 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं और उन 72 लड़ाइयों के परिणाम स्वरूप आज न्यायालय के आदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के उत्साह से, आदित्यनाथ योगी के अध्यवसाय से यह अवसर प्राप्त हुआ है कि हमारी ये पीढ़ियाँ राम जन्मभूमि पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा देखेंगी। राम लला अपने कक्ष में विराजमान होंगे। वह कक्ष ही आज मंदिर का स्वरूप होगा और हम सब लोग उसमें उपस्थित हो जाएंगे। 18 तारीख को हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे और वहाँ रह करके इस ऐतिहासिक क्षण के हम साक्षी बनेंगे। ये हमारे सौभाग्य का विषय है, यह प्रसन्नता का विषय है। एक लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है और एक चरण में नहीं, कई चरण में संत महात्माओं को वहाँ आमंत्रित किया गया है। और जिसमें जो पहला चरण है उसमें नैमिष व्यास पीठाधीश्वर स्वामी देवनानंद जी सरस्वती नारदानंद आश्रम से सबसे पहले उनको आज आमंत्रण देने के लिए विश्व हिंदू परिषद के विपुल सिंह जी, विमल जी और मैं आया हूं और आदर सहित उनको आमंत्रित किया है। इसी कड़ी में और जो पहली श्रेणी के महात्मा हैं, पहली श्रेणी नहीं, पहले जिनको निमंत्रण मिलना है उनको हम लोग अभी आमंत्रण देने जा रहे हैं। और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में रामलला जी का मंदिर में रामलला जी विराजमान हो जाएंगे। तमाम पीढ़ियां हमारी इस अवसर के लिए तरस गई। हम बड़े भाग्यशाली हैं। हम रामलला जी को नमन करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, जिससे उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। मायावती ने इसे लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कई पोस्ट किए हैं। सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया था, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवाद एजेंडे पर आ गई, जिसके बाद बसपा पार्टी ने गठबंधन को तोड़ दिया था। वहीं मायावती ने आगे कहा, सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 गेस्ट हाउस कांड सहित घिनौनी कृत्यों को देखते हुए अब फिर से अपनी जान को खतरा बताया है। वहीं पार्टी दफ्तर के लिए सुरक्षित स्थान की मांग करते हुए उन्होंने अपनी अगली पोस्ट में लिखा कि असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ता है।
जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करवानी पड़ती है। ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का भी विशेष अनुरोध करती है। परिवार जहाँ तक अतिक्रमण को तो हमने नहीं किया है। सीतापुर में पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता की पुण्यतिथि के अवसर पर कारागार राज्य मंत्री सुरेश उनकी प्रतिमा पर पहुंचे और माल्यार्पण किया। कार्यक्रम के आयोजन में पूर्व विधायक महेंद्र यादव ने भी स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता को माल्यार्पण कर याद किया। कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ जनों को और भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। 2024 चुनाव को लेकर भी पूर्व विधायक महेंद्र यादव टिकट की दावेदारी ठोकते नजर आए। कार्यक्रम में पहुंचे कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने बताया, स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता जी राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े थे। आने वाली 22 जनवरी को उनका स्वप्न पूरा हो जाएगा। 2024 चुनाव की लोकसभा टिकट को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा, कारागार राज्य मंत्री बीजेपी में टिकट मांगने का अधिकार सभी को है। भाजपा कार्यकर्ता को ही टिकट देती है। लोकतंत्र में टिकट की दावेदारी सभी लोग कर सकते हैं। आदरणीय राजेंद्र कुमार गुप्ता जी से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला कि पद पर हो या नहीं, हमें जनता के बीच में जाना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनकी बातों में कैसे उठाना चाहिए, ये हमें उनसे सीखने को मिला। राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे थे राजेंद्र जी। जी उनकी अगुवाई में हम लोग यहाँ से हमारी पार्टी का इकट्ठा लोग काफ़ी लोग रहते हैं और आज उनका स्वप्न 22 तारीख को निश्चित रूप से उनका स्वप्न पूरा होने वाला है। जो उन्होंने स्वप्न देखा था हमारे सरकार केंद्र में बनेगी और स्थान में आएगी और राम मंदिर बनेगा, वो सारे सपने के पूरे हो रहे हैं। राम मंदिर का सपना बाकी रह गया था तो 22 तारीख को पूरा हो गया। 2024 का चुनाव नजदीक है। पूर्व विधायक बिस्वा के महेंद्र यादव यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है। तो क्यों न माना जाए कि वो कहीं न कहीं टिकट की दावेदारी सदर सीट से सांसदी की ठोक से, क्या कहेंगे? ये लोकतंत्र और लोकतंत्र में टिकट की दावेदारी किसी भी लोग कर सकते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी है और इस पार्टी का निर्णय ही मान्य होता है कि लोग जो उसको पार्टी चुनती है, इसको पार्टी चुनती है, हम लोग उसके पीछे करना नहीं। महेंद्र जी की दावेदारी है, महेंद्र जी की दावेदारी आप भी कर सकते हैं। नहीं, महेंद्र यादव जी की दावेदारी है, दावेदारी उनकी है। हाँ। आप भी दावेदार बन सकते हैं। तो आप पूरी तरीके से समर्थन में हैं? नहीं, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके समर्थन में है और जो भी टिकट लाएगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को टिकट मिलता है। थैंक्स। जहाँ तक भ्रमण की बात है तो मैं 2012 से लगातार सीतापुर में सक्रिय हूँ और पूरे क्षेत्र में आप हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात कर सकते हो तो कोई भी इग्नोर नहीं करेगा कि नहीं विधायक जी आते नहीं। मैं जब 12 में यहाँ सक्रिय हुआ उस समय से लेकर आज तक जब मैं बिस्वा में विधायक था तब भी मैंने अपने कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, उनके दुख सुख में शामिल होना ये कभी बंद नहीं किया है और इतना ही कार्यक्रम मेरा चल रहा है लगातार। नहीं, दावा है आपका? दावा भी, जहाँ तक की बात दावे की बात करेंगे तो दावा भी 2012 से लगातार है। तो 24 में पक्का दावा है इस बार? 24 में भी है और हमेशा आगे भी रहेगा। जब तक मैं सक्षम रहूँगा, मेरा शरीर साथ देगा, तब तक मैं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में काम करूँगा। एटा में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने किसानों की समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने आवारा गौवंशों से दुर्घटना और मौतों को लेकर आशंका जताई। वहीं मुख्यमंत्री ने किसानों के ट्यूबवेल की बिजली माफ करने की घोषणा भी की, लेकिन अब किसानों का पहले से ज्यादा बिजली बिल आ रहा है। उनका आरोप है कि जिले के आला अधिकारी सरकार के आदेश को अमल में नहीं ला रहे हैं। वो हमारी 5 सूत्री जो है कार्यक्रम दिया गया है, जो हमारी मांगे थी, जो सरकार ने हमारे खिलाफ जो है वादा खिलाफी की है, जो घोषणा पत्र जारी किया था, उन्होंने कहा था कि आपकी जो है एमएसपी लागू होगी, गन्ने के रेट आपको मिलेंगे,
बकाया हमारा जो है बिजली का बिल जो है आपका माफ होगा, बिजली जो है 24 घंटे मिलेगी। ये सारी समस्याएं लेकर के किसानों की, और हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है। क्या कोई सुनवाई नहीं हो रही है? बिजली की समस्या बता रहे हैं। बिजली की समस्या की कोई सुनवाई नहीं है। आपकी बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अप्रैल 2023 में विज्ञापन निकाला था कि हमने किसानों का बिल जो है अप्रैल से माफ कर दिया है, और वो बिल जो है अभी तक माफ नहीं हुआ है। अभी तक बिजली के बिल जो है और बढ़ के आ रही है। पहले 1100-1200 रुपये आता था, अब 1700, 1800, 2000 इस तरह के बिल जो है आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने माफ कर दिया तो उसका जमा करने पड़ रहे हैं क्या? जमा करने पड़ रहे हैं, जमा कराया जा रहा है सर। ये हमारे साथ जो है धोखाधड़ी हो रही है, किसानों के साथ जो है अन्याय हो रहा है, और ये जो है जब तक सरकार जो है इसका निर्णय नहीं करेगी तब तक हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। 2022 में जब इलेक्शन हुआ, घोषणा पत्र में इन्होंने ये लिख के दिया कि हम किसानों का बिल जो है माफ करेंगे, गांव की बिजली माफ होगी। ये सारी समस्याएं, लेकिन अभी तक कोई सरकार ने इस पर जो है कदम नहीं उठाया है। जब हमने 18 महीने जो हमने आंदोलन किया, उसमें भी एमएसपी की गारंटी, हम शहीद का दर्जा किसानों को जो खत्म हुए उन्हें मुआवजा, ये सारी सब कुछ हुआ था, लेकिन सरकार ने वो ठंडे बस्ते में आग डाल दिया है। अभी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की आह्वान होने वाला है, फिर जो दिल्ली के लिए कूच होने वाला है फरवरी के महीने में। ये बताइए, जो गौवंशों को लेकर के जो मुख्यमंत्री जी ने आशय बनाई थी, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेंगे। अब क्या है स्थिति? ये केवल जो है जो गौवंश के लिए जो गौशाला बनाई गई साहब, उन गौशालाओं में एक तो पैसा बहुत कम जाता है, तो गौशाला वाला अपने घर से खिलाए उसको 17 रुपए 18 रुपए दे रहे हैं, उसमें 30 रुपए जो है एक दिन का खर्चा मिलता है, तो 30 रुपए में 2 किलो भूसा आता है। एक गाय भूसा खाती है 10 किलो, तो उसमें खर्चा नहीं चलता गाय का। वो गौशाला वाले क्या करते हैं कि गाय उसमें कर दी, रात को सारी निकाल के बाहर कर दी। इस तरह किसानों की खेती को बर्बाद किया जा रहा है। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। तो गौवंशों का अंकुश नहीं लग पा रहा है। कोई अंकुश नहीं है माननीय पत्रकार महोदय, कोई जो है अंकुश नहीं है सरकार का। हमारे प्रदेश सचिव ओम प्रकाश जी जो है, उनका भी एक्सीडेंट हो गया, और वो जो है अभी गाय से ये जो है निधानी कला रोड पे, उस पर जो है होटकी के पास। तो उन्हें शहीद का दर्जा मिला? शहीद का नहीं, वो खत्म नहीं, एक्सपायर नहीं हुए, बाजी फ्रैक्चर हो गई, पैर फ्रैक्चर हो गया, तो इस तरह की घटनाएं हो रही है साहब। जो मुआवजा देने की भी बात हुई थी, मुआवजा होगा उसको अलग मिलेगा? कोई नहीं साहब। ये सरकार केवल इतनी झूठी सरकार है कि केवल कागजों में जो कार्रवाई करती है वो कागजों में करती है, लेकिन ग्राउंड में इसका देखने कुछ आपको नहीं मिलेगा। तो कोई मुआवजा भी नहीं मिला? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। हापुड़ जनपद में डीआईओएस पी के उपाध्याय ने छात्र की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल में बाइक, स्कूटी, कार व अन्य वाहन लाने पर प्रतिबंध लगाया। इसके साथ ही उनके वाहन चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। उनका कहना है छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है ताकि कोई भी नाबालिग छात्र वाहन चलाते समय हादसे का शिकार न हो। वहीं छात्रों के परिजनों से भी अपील की जा रही है वो अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें। ये जो है विभाग की तरफ से हमारे जो शिक्षा निदेशक हैं उनके द्वारा निर्देश प्राप्त हो गए हैं कि जो 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे हैं वो वाहन न चलाएं। इसके संबंध में हम लोगों ने के भी द्वारा कल जो है 3 तारीख को एक लेटर सर्कुलर सारे विद्यालयों को जारी कर दिया गया है कि इन पर जो भी बच्चे हैं उन पर रोक लगाई जाए। और क्योंकि अधिकतर ये देखने को आया है कि जो भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें 40% बच्चे जो है वो ऐसे हैं जो नाबालिग टाइप के हैं, तो उसको रोकने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के बिना जो भी लोग चला रहे हैं उन पर तत्काल जो है प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक है, और जो कहीं अगर चला भी रहे हैं कुछ तो उसमें 50 सीसी से कम इंजन की क्षमता वाले मोटरसाइकिल वगैरह वही बालक बस चला सकते हैं, बाकी ना चलाएं।
बागपत जिले में कुछ दिन पहले छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक दलित महिला को गरम कड़ाही में फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस घटना में पीड़ित महिला गंभीर रूप से जल गई, जिसका दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पीड़िता के भाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और शुरुआती जांच के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने मांग की है सभी आरोपियों सहित लापरवाह क्षेत्रीय पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने कहा बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए वह बिजनौर जनपद की नगीना लोकसभा सीट से इस बार का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ दावे तो बहुत हैं, सच्चाई क्या है वो आपके सामने। मेरी परिवार से बात हुई, मेरी उस बिटिया से भी बात हुई। मैं उस बहादुर बिटिया की हिम्मत की दाद देता हूँ कि उसने इस अपमान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कोई और होता तो शायद कमजोर पड़ जाता। 3 दरिंदों के सामने उसने लड़ाई लड़ी, अपने सम्मान की, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी, खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी बाहुबल के आगे वो कमजोर पड़ी और उन्होंने उठा के उसको कोल्लू में फेंक दिया। जब लोग इसको सुनेंगे तो उनको डर और दहशत का माहौल बनेगा कि उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की कानून व्यवस्था की बात की। सच ये है कि मुजफ्फरनगर का एक परिवार जो बेरोजगारी के कारण, पढ़े लिखे बच्चे उनके परिवार में, अपने घर चलाने के लिए कोल्लू पे जाता है बागपत में, और कोल्लू मालिक 3 लोग उस बेटी को अकेला पाके उसके साथ अन्याय करने का प्रयास करते हैं। वो बहादुर बेटी अपनी लड़ाई लड़ती है आत्मसम्मान की, और जब उनके कब्जे में नहीं आती तो वो उसको उठा के जलते कोल्लू में फेंक देते। वो 60% ज्यादा जल गई है, लेकिन वो बहादुर बेटी है और वो न्याय चाहती है। वहाँ की पुलिस ने लापरवाही बरती, वहाँ के अधिकारी घोर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अदरवाइज बहन बेटी के सम्मान के मामले में ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी, और जो उसका भाई पीड़िता का रिपोर्ट लिखवाने का, उसको वापस आते उसको भी पकड़ के पीटा गया, उसकी जान को भी खतरा है, लेकिन ना पुलिस को कोई दिखाई दे रहा है, ना सरकार को दिखाई दे रहा है। आज मैं उस परिवार से मिलने आया हूँ, उनको विश्वास दिलाने के वो अकेले नहीं है। मैं आके डॉक्टर से बात करूंगा, उन अधिकारियों से बात करूंगा। ये लापरवाही उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। मेरी मांग ये है कि ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी जो पैसों के चक्कर में बहन बेटियों के सम्मान के साथ जो अपमान हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसको दबाने का काम कर रहे हैं, ना कि आरोपियों को सजा दिलाने का। उन पर सख्त कार्रवाई हो, उस एसएचओ को सस्पेंड करके उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, उसको जेल भेजा जाए, तो उसको एहसास होगा कि किसी की बहन बेटी के साथ अपमान हो और आप लोग चुप बैठे या अपने निजी स्वार्थों में जो है घटना को दबाने का काम करें। ये सही नहीं। दूसरा, इस परिवार के बारे में सरकार और सरकार जुड़े लोग भी सोचे कि ये परिवार कैसे सर्वाइव करेगा। वो बेटी, उसकी क्या दोष है? वो तो अपने परिवार को पालने के लिए वो गई थी, लेकिन आज उसके साथ ये जो घटना हुई है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही और उनके सरकार में जो गुंडा राज चल रहा है उसकी वजह से हुई। तो सरकार को चाहिए कि उस परिवार की सुध ले और उस बेटी को अच्छे से अच्छा बेहतर इलाज करके उन आरोपियों को सजा दिलाने में मदद करे और इस परिवार का संरक्षण करे। और मुझे उम्मीद नहीं है कि जो मुख्यमंत्री दलित सम्मेलन की बात करते हैं, दलितों के हितों की बात करते हैं, दलित साथ भोजन करने की बात करते हैं, उनको इस बेटी की चीखें नहीं सुनाई दी। ये मुझे इस बात को लेकर महसूस होता है कि मुख्यमंत्री सिर्फ दलितों की वोट लेने के इस तरह की बातें करते हैं। मैं इसीलिए लड़ रहा हूं कि बहन बेटियां सुरक्षित रहे। जिन मुद्दों को मुद्दा नहीं समझा जाता उन पर चर्चा हो, इसीलिए एक सशक्त आवाज की जरूरत पार्लियामेंट में। इसीलिए हम लोग नगीना से मजबूती चुनाव लड़ रहे हैं। हम जीतेंगे भी, हमें भरोसा है। कमजोर वर्ग वहां से किसान, नौजवान, हर वो तबका जो चाहता है कि कोई मजबूत आवाज संसद में जाए जो उनके हितों की रक्षा करे, वो उनको अवसर देने का काम करेंगे। और मेरा प्रयास और हम लोग बहुत मेहनत करें नगीना में, लेकिन अभी मैं चाहता हूं इस मामले में न्याय हो, इसलिए मैं वहां के अधिकारियों से बात करूंगा। और अभी मैं डॉक्टर से बात करने वाला हूं कि अब उस बेटी कंडीशन कैसी है और बेहतर इलाज में किन चीजों की जरूरत है। जो कुछ होगी हम लोग उसके लिए काम करेंगे। मैंने कहा कि आज मैं इतना दुखी हूं सच में, क्योंकि एक बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुई है और सरकार और पुलिस प्रशासन मौन है। ये इस देश में दलितों की जिंदगी का सच है, इसकी मुझे पीड़ा है। पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई सुध नहीं लेनी है। ये भाजपा का चाल चाहिए, इससे हम लोग दुखी हैं, इसलिए हम भाजपा से मुक्ति चाहते हैं। पीलीभीत में 1 महीने पहले दर्ज मुकदमे विवाहिता को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में आरोपी के घर दबिश देने गई सदर कोतवाली पुलिस पर हमला कर दिया गया। पुलिस आरोपी के दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से आरोपी ने एक सिपाही को गोली मार दी, जिसमें एक गोली सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस टीम आनन-फानन में घायल सिपाही को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां उसका इलाज जारी है। ये कोतवाली क्षेत्र में एक पंजीर था, जिसमें कि आज हमारी कोतवाली पुलिस टीम सुजान साहब और एक महिला की बरामदगी के लिए महिला पुलिस के साथ
वहाँ पर हम पूरा गांव पहुँचे थे और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद दरवाज़ा खोलने के बाद उसने जो है एक महिला निकली, उन्होंने बताया कि भाई आपका कागज़ आया है, गेट खोल दीजिए। इन लोग अंदर के गेट नहीं खोलने के बाद इन लोग काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हमारे एक आरक्षी ने दीवार के सहारे देखने की कोशिश किया कि कौन अंदर है। अंदर से फायर हुआ और उसको पेट में गोली लगी है और शाहरुख नाम का हमारा ये आरक्षी घायल हुआ है। बाकी मौके पर पुलिस कार्रवाई चल रही है और अभी गिरफ्तारी के लिए टीम हमारी काम कर रही है। आरोपी पकड़ गया सर? अभी नहीं, आरोपी पकड़ गया है, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसको वहाँ की पुलिस उसको ले करके जा रही है। घायल सिपाही ठीक है, उसको पेट में जो गोली लगी थी उसको जो थोड़ी देर में ऑपरेट किया जाएगा, वो बिल्कुल ठीक है, उससे बातचीत भी कर रहा है और अभियुक्त से भी गिरफ्तारी से मुठभेड़ हुई है और अभियुक्त भी घायल है, उसको लाया जा रहा है। गया जो कि सिपाही के लगा है। तुरंत ही सिपाही को उपचार के लिए भेजा गया, जो अभी अस्पताल में है। कंडीशन स्टेबल है और उपचार चल रहा है। बाकी जो एक्यूज़ है और जब पूरनपुर पुलिस हमारी यहाँ पहुँची तो एक्यूज़ जो है उसने भागने की कोशिश करी और पुलिस पार्टी ने उसको जो है पकड़ा, उसमें मुठभेड़ में पकड़ा है और आगे की अभी इसमें कार्रवाई हमारे द्वारा प्रचलित है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।